कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। का जो पहला पॉइंट है, यल्दौज का दमन। पहला पॉइंट, यल्दौज यानी गजनी का शासक था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी का शासक होने के कारण वह अपने आप को मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी मानता था। बात करते हैं 1208 ईस्वी में उसने एक सेना लेकर भारत की ओर प्रस्थान किया और उसने पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे युद्ध में पराजित कर पंजाब में खदेड़ दिया। अब उस समय गजनी का सिंहासन खाली पड़ा था, तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी का अधिकार कर लिया। अब देखो, जिसकी सत्ता खाली होगी, जो राज्य खाली होगा, जहां पर कोई नहीं होगा, तो देखो ये तो है ही कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर आकर बैठेगा। तो उसी प्रकार जब गजनी खाली था, गजनी पर कोई शासक नहीं था, तो वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस चीज का फायदा उठाया। तो उस समय गजनी का सिंहासन खाली पड़ा था, तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया। परंतु गजनी पर अधिकार करने के बाद ऐबक था वो भोग विलास में डूब गया। मनुष्य का पतन का पहला कारण तो यही है कि जब वो भोग विलास में डूब जाता तो पतन उसका निश्चय ही है। तो ऐबक की वही स्थिति हुई जिस प्रकार और राजा महाराजाओं की हुई थी। तो ऐबक ने क्या किया, भोग विलास में डूब गया और उसके सैनिकों ने गजनी के नागरिकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। अब जहां का शासक को पता ही नहीं है कि मेरी प्रजा पर क्या हो रहा है, मेरी प्रजा सुखी है, दुखी है, क्या है, मेरे राज्य में क्या हो रहा है, जब राजा को ये सब ज्ञात नहीं होगा तो पता ही है कि जो नीचे वाले लोग होंगे तो वो अपना मनमानी तो आचरण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो नीचे रहने वाले जो शासकों ने गजनी के जो मतलब प्रजातंत्र है उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किया। तो गजनी के लोगों ने ऐबक के प्रति विद्रोह कर दिया। तो अब ऐबक को गजनी छोड़कर क्या पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा। तो इसी प्रकार ऐबक है वो गजनी पर केवल तो केवल 40 दिनों तक शासन कर सका। यल्दौज ने पुनः, अब जो पहला गजनी का शासक था यल्दौज था, वो वापिस आकर गजनी का जो है शासक बन गया। तो इसके बाद यल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर में भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने गजनी के शासक यल्दौज को दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने का भी अवसर नहीं दिया। अब हम बात करते हैं बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करना। पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करना। 1206 अली मर्दाना खां, ये अली मर्दाना खां मोहम्मद बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। जो अली मर्दाना खान था उसने मोहम्मद बख्तियार खिलजी की क्या कर दी थी, हत्या कर डाली थी। तो बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा, किंतु खिलजी सरदार अली मर्दाना खां को हत्यारा समझकर उसने घृणा करते थे, तो उन्होंने अली मर्दाना खां को बंदी बना लिया और मुहम्मद शेरा को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया। अली मर्दाना खां ने मुहम्मद बख्तियार की क्या कर डाली, हत्या कर डाली। लेकिन वहां की जो प्रजातंत्र थी वो उसको एक हत्यारा समझते थे और उससे घृणा करने लगे लोग, उन्होंने पसंद तक नहीं किया। तो लोगों ने वहां के जो शासक थे वहां पर उनको गिरफ्तार यानी बंदी बना लिया। मोहम्मद शेरा नाम का जो बंदा था उसको बंगाल का जो शासन था, जो सत्ता थी, वहां पर उसको गद्दी पर बिठा दिया। अली मर्दाना खां किसी भी प्रकार से कैद खाने से भाग निकला
और दिल्ली जा पहुंचा। उसने ऐबक की अधीनता, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी उसने अधीनता को स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दाना खां को कहाँ का शासक बनाया? बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया और उसकी सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेज दी। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से अली मर्दाना खां बंगाल का शासक बन गया और बंगाल पर दिल्ली के सुल्ताना का आधिपत्य क्या हो गया? स्थापित हो गया। पहला था यलदौज पर और दूसरा था बंगाल पर। अब तीसरा है राजपूतों के विद्रोही। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठने के बाद, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था, देखो मनुष्य के जीवन में संघर्ष बहुत है और अनेक संघर्षों का सामना करने के बाद में भी वो एक उसमें सोने की तरह एक निखार उत्पन्न होता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब वो गद्दी के ऊपर बैठा था तो उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किन लोगों का? राजपूतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने दोआब के राजाओं पर दबाव डाला और बदायूं पर अधिकार कर लिया। बदायूं पर किसका अधिकार हो गया? ऐबक का। अब उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया। पहली चीज तो ये, बदायूं पर उसने क्या अपना अधिकार कर लिया और बदायूं पर जो इल्तुतमिश का जो बंदा था उसको अपना क्या बना लिया? दामाद बना लिया और इल्तुतमिश को वहां का सूबेदार क्या कर डाला? नियुक्त कर डाला। ठीक है। और उसके बाद में गजनी के शासक यलदौज तथा ख्वारिज्म शाह के भय के कारण वह राजपूतों के विरुद्ध संपूर्ण शक्ति के साथ कार्यवाही नहीं कर सका। किससे? यलदौज से और ख्वारिज्म शाह के भय के कारण वो राजपूतों के साथ में उसने कोई इतना विरोध नहीं किया, शक्ति के साथ कार्यवाही नहीं कर सका और वह कालिंजर और ग्वालियर को भी जीतने में सफल रहा। कुतुबुद्दीन के वैवाहिक संबंधों के बारे में, उनकी गृहस्थी का जीवन कैसा था कुतुबुद्दीन का, तो बात करते हैं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। कुतुबुद्दीन ऐबक के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल राजनीतिज्ञ था। कुतुबुद्दीन था, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में करवाया? इल्तुतमिश के साथ में करवाया और अमीर के साथ कर दिया। और उसने अपनी बहन का विवाह कहाँ किया? सिंध और मुल्तान के शासक कुबाचा के साथ कर दिया। जो सिंध था, सिंध एक राज्य था, वहां पर एक कुबाचा नाम का बंदा था, उसके साथ में इल्तुतमिश ने अपनी बहन का ब्याह कर दिया और इल्तुतमिश के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और उसके बाद में इसके अतिरिक्त बात करें तो गजनी के शासक यलदौज की पुत्री के साथ में उसने खुद का विवाह कर लिया। तो देखो कितना चतुर था ये। तो हम इस बात पर कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ था। क्यों? क्योंकि उसने इल्तुतमिश के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया और वहां उसने उसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है। और सिंध मुल्तान में जो एक राज्य था, वहां पर उसने अपनी बहन कुबाचा के साथ में ब्याह कर दिया और यलदौज की जो पुत्री थी उसके साथ में उसने स्वयं ब्याह कर लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से कुशल राजनीतिज्ञ था। तो इस प्रकार प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके ऐबक ने अपनी स्थिति को क्या कर लिया? सुदृढ़ कर लिया। किसके साथ में? तुर्क सरदारों के साथ में। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल वर्ष 1206 से 1210 यानी इतने समय तक उसने शासन किया। 1206 से लेके 1210 तक। 1210 से लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ पर मृत्यु हुई? लाहौर में। लाहौर में जो चौगान है वहां पर पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। अब हम बात करते हैं
कि कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र के बारे में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र कैसा था। तो पहला जो पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र के बारे में, तो वो है वीर योद्धा और योग्य सेनानायक। कि कुतुबुद्दीन ऐबक वीर योद्धा और योग्य एक सेनानायक था। उसने अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया। अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उसने मुहम्मद गोरी द्वारा जीते हुए प्रदेशों को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु तुर्की साम्राज्य का और अधिक विस्तार भी किया है। उसने मुहम्मद गोरी के जीते हुए भी राज्य को सुरक्षित नहीं रखा, अपितु उसने तुर्की साम्राज्य की और अधिक विस्तार किया है। अब बात करते हैं उसके दूसरे पॉइंट की, कि कुतुबुद्दीन ऐबक उद्धार भी था और दान प्रिय भी था। कुतुबुद्दीन एक ऐबक एक दान प्रिय, एक दानशील व्यक्ति था। अपनी उदारता तथा दानशीलता के कारण वह लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। बात अगर हमारे प्रश्न में आ जाए कि लाख बख्श के नाम से कौन माना जाता है, किसकी पहचान है, तो वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक की नाम से जाना जाता है। मिनहाज उस सिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन दूसरा हातिम था, बड़ा वीर और दल। बात करें कि हमारे क्वेश्चन में यह भी आ जाए कि कौन सा ऐसा दूसरा हातिम दुनिया का माना जाता है, तो वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जो बड़ा वीर था और एक उद्धार शासक था। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कुशल राजनीतिज्ञ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसने गजनी के शासक यलदौज को दिल्ली की राजनीति में क्या नहीं करने दिया, हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया, और अपनी राजनीति की सूझबूझ का उसने क्या दिया, परिचय दिया। उसने प्रभावशाली तुर्क सरदारों के साथ में क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी कूटनीति योग्यता का परिचय दिया। बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की न्याय पाठशाला क्या थी, कि उसके जीवन में न्याय कैसा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का न्याय प्रिय शासक था। वह निष्पक्षता पूर्वक न्याय करता था, अपराधियों को कठोर दंड दिया करता था। हसन निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने सड़कों को डाकुओं और बदमाशों से सुरक्षित कर दिया। भेड़ और भेड़िया एक ही बर्तन में उसके राज्य में पानी पीते थे। 5 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं साहित्य कला का संरक्षक। कुतुबुद्दीन ऐबक साहित्य कला का संरक्षक था। हसन निजामी तथा फक्र और मुदम्बिर ऐबक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। हमारे क्वेश्चन में आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया, तो हम ये कह सकते हैं कि फक्र ए मुदबिर कुब्बत कुब्बत कुवत कुवत उल इस्लाम नामक कुवत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भी मस्जिद बनवाई। क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो हम कह सकते हैं कि 2.5 दिन का जो झोपड़े का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। अब क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने किया, तो कुतुब मीनार का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। ऐबक की मृत्यु के पश्चात इसको इल्तुतमिश ने, अब जो इसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उस समय ये पूरा नहीं हुआ था, तो कुतुबुद्दीन जो मीनार है उसका पूरा कार्य किसने करवाया, तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अब बात करते हैं हम छठे पॉइंट में, तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बात करते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। ऐबक था वो तुर्की साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। वह भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भले ही न कहा जा सके, परंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना श्रेय तो ऐबक को ही है। अब पॉइंट नंबर करते हैं हम 7 की चारित्रिक त्रुटियां।
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण था, उसमें धार्मिक संस्थाता का अभाव था, उसमें रचनात्मक प्रतिभा का भी अभाव था।